हेलो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। तो गाइस, आज हम जो है एक नई सीरीज आपकी शुरू करने वाले हैं। अब अपन जो शुरू करने वाला है वो एमसीक्यू सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे कि सीधा ही। पहले मैं आपको एमसीक्यू करवाता थोड़ा विस्तृत व्याख्या के साथ, अब अपन एमसीक्यू करने वाले हैं। और जल्दी से एक छोटी सी क्लास अपनी रहने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी। उसमें अपन सारे एमसीक्यू क्लियर करेंगे। ठीक है, कि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर एमसीक्यू करवा दीजिएगा आप। तो पहले मैंने विस्तृत व्याख्या के साथ लगभग 200 पेपर करवा दिए। अब अपन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले। जिन्होंने विस्तृत व्याख्या के साथ अगर वो क्लासें देख लिए तो वो एमसीक्यू भी देख ले, साथ में उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और देखो, इस क्लास की खास बात क्या रहने वाली, इस क्लास की खास बात ये रहने वाली है कि जितने भी एमसीक्यू करेंगे, जो राजस्थान जीके में बदलाव हुआ ना नए जिलों के गठन के बाद, ठीक है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन एमसीक्यू हल करेंगे। यानी पुराने प्रश्नों के साथ अपन सारा नया जो बदलाव हुआ वो जोड़कर मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ूंगा नहीं। और जल्दी से क्लास करेंगे, विस्तृत व्याख्या के साथ क्लास नहीं करेंगे। सीधा ही मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ, एक दो तथ्य ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। बाकी ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, एक छोटी सी क्लास है। फटाफट अपन देख लेते हैं 30 एमसीक्यू। ये जो पेपर था आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आपका लिया गया है। ठीक है। और इसमें राजस्थान जीके के आपके 30 क्वेश्चन हैं। तो उन 30 क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और देख लेते हैं फटाफट से अपन इनके आंसर। ठीक है। तो पहला है कि जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह प्रथम द्वारा डैश से लाई गई थी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये जो मीनाकारी की कला है ये लाहौर से लाई गई थी और जयपुर के जो आपके मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। मानसिंह प्रथम की बात कर लो तो इन्हें सर्वाधिक मनसब भी दिया जाता था, इन्हें 7,000 भी कहा जाता था। 7,000 का इनका मनसब दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनका जन्म जो हुआ था वो मोज़म्माबाद में हुआ था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बात कर लो तो मानसिंह का जो जन्म हुआ दूदू जिले में हुआ था। कौन से जिले में हुआ? दूदू जिले में इनका हुआ था। और इन्होंने 3 सूबे की सूबेदारी करी थी। तो याद रखने का ट्रिक आपका ये रहेगा, काबीब। क्या याद रखोगे? काबीब। काबुल, बिहार और बंगाल, काबीब। ठीक है, ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है ये आपको बताना है। तो पापूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मन्नीलाल जी गागरोन, गोगा जी ददीरवा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। इसमें बहुत सारे नए फैक्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखो, मल्लीनाथ जी वर्तमान में, पहले ये इनका संबंध जो था बाड़मेर से था। अभी वर्तमान संबंध इनका बालोतरा जिले से। ठीक है। मल्लीनाथ जी का मंदिर का है तो बिल्कुल बालोतरा में हो गया। मल्लीनाथ जी का मेला भी आपका बालोतरा में लगता है। और राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेले की बात कर लो तो मल्लीनाथ पशु मेला है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के मध्य। अब देखो, पापूजी कोल्लू पहले आपके जोधपुर के अंदर था, लेकिन अब फलोदी नया जिला बनने के बाद ये पापूजी को फलोदी जिले में शामिल कर लिया गया। अब जो पापूजी का संबंध है कौन से जिले से होगा? बिल्कुल आपको याद रखना, फलोदी जिले से। और मैं आपको बताता हूँ, लटियाल माता का जो मंदिर है वो भी आपका फलोदी जिले में चला गया। अब लटियाल माता का संबंध भी फलोदी से होगा। हड़पू जी की बात कर लूँ तो हड़पू जी का प्रमुख स्थल बैंकटी था। बैंकटी भी आपके वो आपके फलोदी में चला गया। अब हड़पू जी का भी संबंध फलोदी से हो जाएगा। ठीक है। मांगलिया महाजी का संबंध बापिनी से था, बाप से, वो भी आपका फलोदी में चला गया। अब इनका संबंध भी आपका कहाँ से होगा? तो बिल्कुल फलोदी जिले से होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखो, पापू जी के मेले की बात कर लूँ तो चैत्र मावसों को लगता है। तेजा जी का मेला आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मल्लीनाथ जी का मेला बता चुका हूँ। गोगा जी आपका ददेरवा चूरू में है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ददेरवा चूरू के अंदर ही है आपका। ठीक है। गोगा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। सॉरी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष की नवमी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है ये आपको बताना है। देखो, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पे। इसे पंचेतिया पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचेतिया। पंचेटिया पहाड़ी भी इसे कहा जाता है, आपका बिल्कुल याद रख सकते हो। ठीक है। और जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है इसका निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था? इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा 1459 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन।
जहांगीर के बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा मान सिंह का जो मनसब था उसमें कमी कर दी थी, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर के साथ अनबन हो गई थी, इनके मनसब के अंदर जहांगीर ने कमी कर दी थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि जो राय सिंह थे ना बीकानेर के, उनके मनसब में तो जहांगीर ने बढ़ोतरी करी थी। मुगल बादशाह अकबर के काल में राय सिंह को दिया जाता था 4000 का मनसब, और जहांगीर ने बढ़ाकर उसे 5000 का मनसब कर दिया, ठीक है। लेकिन मान सिंह के मनसब में कमी की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज सेकंड से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पांचवे का जो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1105 ईस्वी से लेकर 1133 ये आपका अजयराज सेकंड का काल है। और इन्होंने आपके अजमेर जो बसाया था, इन्होंने बसाया था, बिल्कुल आपको याद रखना। सांभर के बाद चौहानों की जो दूसरी राजधानी बनाई थी वो अजमेर को बनाई थी। किसे बनाई थी? अजमेर को बनाई थी, आपको बिल्कुल याद रखना। और मैं बात कर लूँ देखो अरुणोराज के, तो अरुणोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था 1137 ईस्वी में। कब? 1137 ईस्वी में। बिल्कुल आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। गोसुंडी शिलालेख कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई, यानी गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? प्राकृत, हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोसुंडी अभिलेख आपके गोसुंडा गांव चित्तौड़गढ़ से मिला है, ठीक है। और ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, बिल्कुल याद रखना है। इसमें सबसे प्राचीन यानी वैष्णव धर्म के बारे में आपको, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की जो जानकारी मिलती है वो आपको गोसुंडी शिलालेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर 2012 नियुक्त किया गया था? तो ये उस टाइम का आपका करंट अफेयर का सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा पूनिया था। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। शानदार सीरीज है, अगर आपको रिवीजन करना है अच्छे से, और अच्छे से देखो फैक्ट भी बताऊंगा, 2-4 ज़्यादा नहीं, बस लंबी क्लास नहीं करेंगे अपन, ठीक है। छोटी सी क्लास रहेगी जिससे आपका आसानी से रिवीजन भी हो जाएगा, और सारे नए तथ्यों को साथ लेकर चलेंगे अपन, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो 8 का जो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का राज्य रखा था। जबकि उसी समय एक और राज्य था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा राज्य था गाइस? अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना अजमेर मेरवाड़ा, इसको सी श्रेणी का राज्य माना। कौन सा? सी श्रेणी का राज्य, जबकि राजस्थान आपका बी श्रेणी का था। अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हो गया था, और राजस्थान का एकीकरण आपका 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। सबसे आखिरी चरण में अजमेर मेरवाड़ा को आपका शामिल किया गया था। बिल्कुल ये आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। देखो इसके अलावा मैं अगर थोड़े से फैक्ट की और बात कर लूँ तो देखो आपको याद रखना है 1948 के अंदर तीन चरणों का विलय हुआ था राजस्थान में, जबकि 1949 की बात कर लूँ तो 2 चरणों का विलय हुआ था, और 1950 के अंदर आपका 1 चरण का विलय हुआ था, और 1956 के अंदर आपका 1 चरण का विलय हुआ था, ठीक है। तो टोटल आपके 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो 90 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल की बात कर लूँ तो कसना दिवस जो मनाया गया था वो जोधपुर प्रजामंडल में मनाया गया, तो बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। और जोधपुर प्रजामंडल का संबंध, अब सुभाष चंद्र बोस भी आके गए थे और जवाहरलाल नेहरू भी आपके आके गए थे, तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते। 8 सितंबर 1857 को डेस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? आसोप, कूलर, बिथोड़ा और खेजड़ली। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिथोड़ा। यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। देखो ये जो युद्ध हुआ था आपका, इसके जस्ट 10 दिन बाद, यानी आप मान लो 18 सितंबर 1857 को आपका एक युद्ध हुआ था जिसे चेलावास का युद्ध कहा जाता है। कौन सा? चेलावास का युद्ध कहा जाता है। उसी के अंदर भी ठाकुर कुशाल सिंह की ही विजय हुई थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, इस युद्ध को काला गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो
तो बहुत शानदार सवाल है। इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो महाराणा जगत सिंह के काल को ही माना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इनका जो कार्यकाल था 1628 से लेकर 1651। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है आपका, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, ब्रज महोत्सव ये धौलपुर में नहीं मनाया जाता। ये पहला परिप्रेक्ष्य की बात करूँ तो भरतपुर में, लेकिन वर्तमान में ये डीग के अंदर मनाया जाता है। कौन से जिले में शामिल हो गया? ब्रज महोत्सव जो मनाया जाता है अब आपके डीग जिले के अंदर आपका मनाया जाता है। ठीक है, पहले ये भरतपुर में था, अब डीग नया जिला बनने के बाद ये डीग में मनाया जाता है। डीग के पुराने प्राचीन नाम की बात कर लो तो दुर्गापुर था। डीग की सीमा 2 जिले से लिखते हैं, अलवर और भरतपुर, और हरियाणा के साथ भी डीग आपका सीमा बनाता है। और डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल आपके सामने है। त्योहारों से आपका बार बार सवाल पूछा ही जाता है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, अंत जो होता है आपका वो किससे होता है? वो गणगौर से होता। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं बता देता हूँ, एक जो लोकोक्ति है यानी एक कहावत फेमस है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज से राजस्थान में त्यौहार आपके शुरू होते हैं, गणगौर पे आपके ख़त्म हो जाते हैं। देखो तीज का जो त्यौहार है श्रावणी तीज कब मनाई जाती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आपकी श्रावणी तीज यानी छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि बड़ी तीज आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। और गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आपकी गणगौर मनाई जाती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना। शीतलाष्टमी की बात कर लो तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपकी शीतलाष्टमी मनाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? ये आपको बताना है। तो बम रसिया जो आपका लोकप्रिय नृत्य है मारवाड़, शेखावटी, जालोर और अलवर भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक जिला और शामिल हो गया, कौन सा? डीग। तो अब अगर सवाल आता है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय है, तो अलवर भरतपुर और डीग का फेमस है। किसका? अलवर भरतपुर और डीग का। इसी के साथ एक नया फैक्ट और आपसे शेयर कर लेता हूँ। मेवात विकास कार्यक्रम जो कि 1986 से शुरू हुआ था, पहले उसमें 2 जिले थे, अब आपके 3 जिले हो गए, अलवर भरतपुर और डीग। ये भी आपको याद रखना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली डेस कहलाती है? मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी और मालवी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सी बोली? वागड़ी बोली। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से कोई आपका नया जिला नहीं बना, बिल्कुल आपको याद रखना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा ही है। मेवाती की बात कर लूँ तो अलवर भरतपुर, ठीक है, अलवर भरतपुर और डीग के अंदर बोली जाती है। मालवी की बात कर लूँ तो दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाड़ी तो आपको पता ही है, मेवाड़ के अंदर बोली जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ आपका उदयपुर के अंदर ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है। सरिस्का आपका अलवर में ही है, बिल्कुल सही है। राम सागर आपका कोटा में नहीं है। सर ये कहाँ है? तो ये धौलपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ है? ये धौलपुर में आपका। और देखो धौलपुर जिले से कोई नया जिला भी नहीं बना, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। धौलपुर में एक तो आपका राम सागर है, एक आपका वन विहार है, एक आपका केसर बाग है। 3 अभ्यारण्य है धौलपुर के, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़रूर आपको याद रह जाएंगे, 3 ही हैं, बस ज़्यादा नहीं है। केसर बाग, वन विहार और राम सागर। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। सरिस्का जो है अलवर में है, और ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। ठीक है, दूसरी टाइगर रिजर्व जो है आपका वो सरिस्का है। और पहला तो रणथंभौर है, बिल्कुल आपको याद रख। तीसरा आपका मुकुंदरा है, चौथा आपका रामगढ़ विस्तारी, पांचवा आपका धौलपुर करौली, छठा आपका कुंभलगढ़ बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो सूखा संभाव्य कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था आपका 1974-75 में हुआ था। कब हुआ था? 1974-75 में। कई बार आपका या 1973 और 74 भी लिखा था, तो ये भी आपको बिल्कुल सही मानना। ठीक है, ये भी सही आपका और वो भी सही, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपका, बिल्कुल सही आंसर है।
तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 74-75 में स्टार्ट हुआ था। जब स्टार्ट हुआ था तब 8 जिलों में था, वर्तमान ये 11 जिलों में संचालित है। इसके अलावा मरु विकास कार्यक्रम की मैं बात कर लूँ तो ये जो स्टार्ट हुआ था 1977-78 में हुआ था। कब? 1977-78 में हुआ था। ठीक है, कितने जिलों के अंदर है? तो बिल्कुल आपको याद रखना 12 जिलों के अंदर ये चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, और इनका मैं रेशियो की बात कर लूँ, केंद्र और राज्य सरकार का, तो 75-25 है दोनों का कितना? 75-25। बिल्कुल आपको वित्त पोषित है तो बिल्कुल आप याद रख सकते हो। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं वालरा, कुमारी, खील और दीपा। देखो तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला, वालरा। ठीक है, और राजस्थान में वालरा 2 प्रकार की, बिल्कुल आपको याद रखना। पहाड़ी क्षेत्र में जो की जाती है उसे चीमाता कहा जाता है। क्या कहा था? चीमाता। जबकि मैं बात कर लूँ मैदान में जो की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। मैदान में कौन सी की जाती है? मैदान में जो आदिवासी कृषि करते हैं उसे दजिया कहा जाता है, और जो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है उसे चीमाता कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिल्कुल मैं सारे पेपर आपको हल करवाऊंगा नई राजस्थान जीके के साथ, सारे तथ्य नए जोड़ूंगा, जहाँ चेंजेस हुआ वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पर आपको 200+ पेपर जो कि सॉल्यूशन करवाया हुआ भी है, विस्तृत देखना चाहते हो तो विस्तृत भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 80+ आरपीएससी के पेपर है और 100+ आरएसएसबी बोर्ड के आपके पेपर इसमें शामिल हैं। तो अगर आप वाकई में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो देखो राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई थी? तो देखो राजस्थान में 19वीं पशु गणना 2012 से 2017 के मध्य हुई थी। जबकि मैं 20वीं पशु गणना की बात कर लूँ तो वर्तमान में जो सबसे नवीनतम पशु गणना वो 20वीं है, जो कि 2017। ठीक है, कब? 2017 में आपकी हुई थी, बिल्कुल 2017 के अंदर हुई थी। और इसके आंकड़े जो है ना 2019 के अंदर आए थे, 2019 में, क्योंकि प्रथम डिजिटल जनगणना थी, आपको बिल्कुल याद रखना। 2007 देखो 19वीं और 20वीं पशु गणना में जो अंतर है ना, तो कितने पशुओं का जो कमी हो गई, तो आपको बिल्कुल याद रखना 1.66% पशुधन में आपकी कमी आई है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। पहले आपके जो थे 5.77 करोड़ पशुधन था, अब घटकर कितना रह गया? 20वीं यानी नवीनतम पशु गणना के अनुसार तो 5.68 ही रह गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन आपके बाड़मेर में पाया जाता है, वर्तमान में भी बाड़मेर में पाया जाता है। न्यूनतम आपका जो पाया जाता है धौलपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई गई थी, ये आपको बताना है। तो देखो इसका जो निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया था 1922-23 से, कंप्लीट जो हो गई थी वो 1927 में ये कंप्लीट हो गई थी। ये राजस्थान ने पूरे विश्व की सबसे पहली नहर थी, बिल्कुल आपको याद रखना। ये गंगानगर में है, वर्तमान में गंगानगर में इसका थोड़ा सा पानी अनूपगढ़ को भी मिलता है, जो कि नया आपका जिला बना है गंगानगर से टूटकर। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना। और अनूपगढ़ जो है अब पाकिस्तान के साथ आपकी सीमा भी बनाता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार देखो 6 जिले पाकिस्तान को छूने लग गए आपके। सबसे पहला गंगानगर, फिर आपका बीकानेर, उसके बाद आपका अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। जैसलमेर से पहले आपका फलोदी है थोड़ा सा, और फिर आपका बाड़मेर है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी अवस्थित है कहाँ? बिल्कुल दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर। तो चांद बावड़ी जो कि दौसा के अंदर है, इसका निर्माण प्रतिहार राजा निकुंभ चांद ने करवाया था, बिल्कुल। और ये गुज्जर प्रतिहार कालीन है, एक बेहतरीन नमूना यानी उत्कृष्ट नमूना है उनके काल का। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। देखो जयपुर को 3 भागों में बांट दिया है, जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू। बिल्कुल सवाई माधोपुर से आपका गंगापुर सिटी अलग हुआ, और उदयपुर आपका पूरा उदयपुर वैसा का वैसा ही है। उदयपुर को आप वाइट सिटी भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो 23 की अगर मैं बात कर लूँ गाइस, तो बिल्कुल 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
मांडव की पाल आपकी फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, और ये मांडव की पाल आपके कौन से जिले में पड़ती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर के अंदर। ये फ्लोराइड के लिए आपकी फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? आंसर की के अनुसार इसका जो सही उत्तर माना था वो ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा में रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक देखो नया फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। पहले राजस्थान में कितने जिलों में नदियाँ नहीं थी? तो 2 जिले थे। कितने जिले थे? 2 जिले थे, ठीक है। अब बढ़कर 3 हो गए हैं। कितने जिले हो गए भाई? 3 जिले हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा नया जिला कौन सा शामिल हुआ? तो फलोदी के अंदर भी राजस्थान में कोई नदी नहीं है, ठीक है। पहले आपका बीकानेर और चूरू था, अब जो आपका शामिल हो गया बीकानेर, चूरू और फलोदी। राजस्थान के 3 नदियों में कोई भी नदी नहीं बहती है, 3 जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते। शानदार आपका रिवीजन कराऊंगा, सारे नए तथ्य बताऊंगा, बिल्कुल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पशु परिचर की तैयारी करते हो, बिल्कुल जुड़ सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम के, राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा, बेहतरीन आपका रिवीजन करा दूंगा। चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? देखो शानदार सवाल है, एक बार में याद करा दूंगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तर से दक्षिण में, याद तो रहता है लेकिन कंफ्यूज होता है कि उत्तर से दक्षिण कौन सी है और पूर्व से पश्चिम कौन सी है। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि राजस्थान का सीना चौड़ा है। क्या याद रखना आपको? राजस्थान का सीना चौड़ा है, तो राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, 869 है। और जबकि उत्तर से दक्षिण की बात कर लूँ तो 826 है। कितनी है? 826। पूछा क्या उत्तर से दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक तरफ सुमेलित करना, एक तरफ आपको सूची 1, एक तरफ आपको सूची 2 दी हुई है, तो सुमेलित करते हैं आपको, ठीक है। देखो दक्षिणी अरावली की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दक्षिणी अरावली जो है आपके ये बिल्कुल कहाँ चली जाएगी? उदयपुर के अंदर चली जाएगी। अरावली का मध्यवर्ती भाग आपका जयपुर के अंदर आता है। उत्तरी पूर्वी अरावली आपके अलवर में आती है। और भोराट का क्षेत्र, जो भोराट का क्षेत्र आता है आपका, भोराट का क्षेत्र आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर, और दक्षिणी अरावली सिरोही में हो जाएगी, ठीक है। एक बार वापस से अच्छे से मैच कर लेते गाइस, देखना इसमें थोड़ी मिस्टेक नहीं हो आपको, तो मैं बिल्कुल सही आंसर इसका आपको बताना चाहूँगा। देखो उत्तरी पूर्वी अरावली अलवर में चली गई आपकी, ठीक है। अरावली का मध्यवर्ती भाग ये आपका जयपुर में चला गया। भोराट का पठार तो उदयपुर में पड़ता है ना आपका। दक्षिणी अरावली आपकी सिरोही में चली गई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक आपका होता है भोमट क्षेत्र, जिसमें आपकी पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का पार्ट शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 56 का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? तो 56 का मैदान का संबंध आप सभी जानते हो। 56 का मैदान का संबंध आपके माही नदी से। कौन सी नदी से? माही नदी से। जबकि 56 की पहाड़ियाँ पहले आपके बाड़मेर में थी, लेकिन अब याद रखना है आपको बालोतरा कि 56 की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में शामिल होगी? तो बालोतरा ज़िले में आपकी शामिल हो चुकी है। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते गाइस, तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोपेन, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश में निम्न में से कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है। कहाँ? डूंगरपुर के अंदर आपका AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वैसे राजस्थान की जलवायु को कोपेन महोदय ने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। आपका BW और HW पहला भाग, दूसरा आपका BSHW, तीसरा भाग आपका CWG और चौथा भाग जो कि सवाल में भी पूछा AW। इन 4 भागों के अंदर कोपेन महोदय ने राजस्थान की जलवायु को बांटा है। अगर AW प्रकार की जलवायु की बात करूँ तो एक तो आपका डूंगरपुर हो गया, एक आपका बांसवाड़ा, एक आपका प्रतापगढ़। इसके अलावा देखो मैं हाड़ौती के पठार में एक तो कोटा, एक आपका झालावाड़ और एक आपका बारा, ठीक है। और इसके अलावा माउंट आबू का जो सिरोही का जो पार्ट है माउंट आबू, ये भी आपका AW प्रकार की जलवायु में शामिल है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता और क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? मृदा यानी मिट्टी को कहा जाता है। मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी को। तो 29 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी
जिप्सम। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जिप्सम बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। देखो, इमारती लकड़ी जो कि आपको शीशम के वृक्ष से मिलती है, ठीक है। चारकोल जो कि आपको कीकर से मिलता है। कत्था आपका खेर के वृक्ष से जो कि पान में काम आता है आपका। बीड़ी जो मिलती है आपको तेंदू के वृक्ष से मिलती है। और बीड़ी यानी तेंदू के वृक्ष का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? आपको बिल्कुल याद रखना, 1974 के अंदर तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करेंगे। इस पेपर में राजस्थान जीके के आपके 30 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, ठीक है गाइज। तो इन 30 क्वेश्चन को मैं अच्छे से करवा चुका हूँ। वाकई में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, चैनल के साथ जुड़िए, कंटेंट को आप देखिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।